जी हाँ, आज का दिन ऐतिहासिक दिन। आज दिन है 10 का दम दिखाने का। 2 आईपीएल चल रहे हैं। एक आईपीएल 7 समंदर पार, जहां पर क्रिकेट और बॉल के बीच जंग है। 2 टीमें हैं, एक मुंबई और एक दिल्ली, और दूसरी जंग है बिहार। जी हाँ, फाइनल नतीजे का सबको इंतजार है। आखिर बिहार में किसके सिर सजेगा ताज और कौन लेगा ट्रॉफी, इसी पर नजरें हैं। किस्सा कुर्सी का। जी हां, आपका स्वागत है। आज देश का सवाल 2 मुद्दों के साथ। जी हां, एक क्रिकेट और बॉल, और दूसरा आखिर कौन होगा बिहार का बिग बॉस। जी हां, इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा की ओर आगे बढ़ें, मैं आपको बता दूं आज मेरे साथ एक अनोखा पैनल है। पैनल में आईपीएल का विश्लेषण करने के लिए मेरे अपने खेल संपादक राजीव मिश्रा एक बड़े पैनल के साथ हैं, और वो बड़ा पैनल जिसे आप देख चौंक जाएंगे कि आखिर इंडिया न्यूज के अपने स्टूडियो में वो स्टेडियम जहां पर बॉल और बैट के बीच होंगी जंग। जी हां, भिड़न दोनों जगह। इंतजार सबको है। एक तरफ धड़कने नेताओं की बढ़ी हुई हैं, तो दूसरी तरफ क्रिकेट को लेकर वो क्रिकेटिंग फैन, और उसके साथ साथ 2 टीमें दिल्ली और मुंबई। धड़कने दोनों तरफ तेज हैं। राजीव जी बिल्कुल मनीष जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। जिस तरह से धड़कने बिहार में इंडियन पॉलिटिक्स लीग में उन तमाम समर्थकों की बढ़ी हुई हैं जो कभी एनडीए को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग महागठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं, और अभी तक पिक्चर क्लियर नहीं है। यानी कि बार बार ये डायलॉग ज़हन में आता है कि पिक्चर अभी बाकी है। वहीं पिक्चर की शुरुआत होनी है क्रिकेट के मैदान पर, जहाँ पर मुंबई और दिल्ली की टीमें आमने सामने होंगी। और यहाँ पर आपको एक अपडेट दे दें, ये अपडेट है, मुंबई 4 बार की जो चैंपियन टीम रही है, आईपीएल का खिताब जीत चुकी है। क्या 5वीं बार वो खिताब जीत पाएंगे? वहीं दिल्ली की टीम की बात करें तो अपना पहला फाइनल मुकाबला खेल रहे हैं, यानी कि हिस्ट्री क्रिएट करने के वो कगार पे हैं। इससे पहले आईपीएल के 12 सीजन हुए हैं, लेकिन दिल्ली कभी पहुंची नहीं थी फाइनल में। और एक अपडेट आपको और दे दें, टॉस जीता है दिल्ली की टीम ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला। ये एक बड़ा फाइनल है और ये बड़ा फैसला हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर बल्लेबाजी आप पहले कर रहे हैं तो एक बात तो तय है कि स्कोर बोर्ड पे जो भी रन आप लगाएंगे उस वहां तक पहुंचने के लिए मुंबई को बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। और ये थोड़ा सा राजनीति के मैदान से अलग है, जहां पर वोटिंग हो जाती है, उसके बाद गिनती तय करती है कि मैच कौन जीता। क्रिकेट के मैदान पे आपको रन बनाने पड़ेंगे, और उस रन तक अगर विरोधी टीम नहीं पहुंचती तो फिर आप समझ सकते हैं कि चैंपियन कौन बनेगा। और इसी मुद्दे पे बातचीत भी कर लेते हैं थोड़ी। चेतू भाई, इंपॉर्टेंट टॉस जीता दिल्ली की टीम ने, बहुत इंपॉर्टेंट। कहते हैं ना, प्रेशर गेम के अंदर आप रन्स ऑन द बोर्ड हर समय अच्छा रहता है, क्योंकि देखिए दोनों टीम्स प्रेशर में है। मुंबई डिफेंडिंग चैंपियन है, उनके ऊपर ज्यादा प्रेशर है। दिल्ली चाहती है कि क्यों पहली बार पहुंचे, क्यों ना जीत हासिल की जाए। लेकिन प्रेशर गेम के अंदर हर समय ये हम चर्चा करते हैं, हम बात करते हैं कि आपको बल्लेबाजी करें, प्रेशर दूसरी टीम को रहने दें, क्योंकि चेजिंग हर समय मुश्किल रहेगी आपकी। बिल्कुल। और मनीष जी, हमारे साथ जो पैनल है और फैंस हैं, ये फैंस राजनीति के मैदान पर भी नजर रख रहे हैं, क्रिकेट के मैदान पे भी नजर रख रहे हैं। मनीष जी, तो आप इनसे डायरेक्ट इनके भी व्यूज आप ले सकते हैं। जी हम राजीव, मैं लगातार रोज आपके कार्यक्रम को देखता था, और आपके जो फैंस हैं उनको मैं निहारता भी था। मुझे पता है आपके साथ 3 फैंस बैठे हैं, पारुल, पायल और मानवी। मैं आप तीनों से पूछना चाहूंगा, राजीव अगर आप इजाजत दें तो मैं इनका क्विज लेना चाहूंगा। आपकी नजर में कौन जीतता दिखाई दे रहा है? रोज आप लोग टीम के प्रेडिक्शन करते थे, आज नेता के बारे में, राजनीतिक दल के बारे में आपकी भविष्यवाणी जानना चाहूंगा। पायल, पारुल और मानवी। हमें लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है। कल से हमने जब शुरू किया था, जब हमने कल देखा था, तो ऑलमोस्ट नीतीश जी काफी नीचे थे। बिहार की पूरे जितनी जनता थी, उन्होंने उनको पूरी तरह हरा दिया था एक तरीके से। लेकिन आज जैसे वोटिंग शुरू हो गई है, पूरा पासा पलट चुका है, तो अब कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि राजीव जी ने कहा था कि इंडियन प्रीमियर लीग और इंडियन पॉलिटिक्स लीग, ये ऐसी लीग्स है जिसके अंदर आप कुछ भी अनुमान नहीं लगा सकते। कोई भी कभी भी जीत सकता है, कोई भी कभी भी हार सकता है। दिस इज ऑल जी। पारुल,
लेकिन एक मनीष जी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जो मेरे जहन में आ रही है। आप नीतीश कुमार का जो व्यक्तित्व है वो देखें और रोहित शर्मा का व्यक्तित्व देखें, एक जैसा है। और आज मंगलवार के दिन ये दो कप्तान अलग अलग तरीके से अपनी टीम को आगे ले जा रहे हैं। नीतीश कुमार का एक्सपीरियंस वो दिखा रहा है कि एनडीए को वो कैसे आगे लेके गए। वहीं दूसरी तरफ रोहित शर्मा जो 4 बार के चैंपियन है वो बिल्कुल डिफरेंट रोल में नजर आएंगे। और ठीक उसी तरह से आप दूसरी तरफ जाएं, श्रेयस अय्यर जो दिल्ली टीम के कैप्टन है, यंग है, युवा है और बहुत जोश में नजर आ रहे हैं। जिस तरह से तेजस्वी जोश में नजर आए थे जब सर्वे आए थे, यानी ओपिनियन पोल जब आए थे। तो ये बड़ा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो राजनीति के मैदान और क्रिकेट के मैदान पे एक साथ हम देख रहे हैं। राजीव, मैं आपसे कहना चाहूंगा, आपने कैप्टन नीतीश कुमार की बात की, लेकिन उनके साथ एक सुपर कैप्टन भी है जिसका नाम देश का बड़ा प्रधान यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी नाम है। तो बैटिंग नीतीश कुमार कर रहे थे लेकिन स्ट्रेटेजी सुपर कैप्टन दे रहा था। बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है रिकी पॉन्टिंग की भूमिका में थे। जिस तरह दिल्ली की टीम के लिए कोच की भूमिका होती है, तो हेड कोच तो नहीं, कहीं नहीं आप कह रहे हैं कि हेड कोच जो होते हैं वो डगआउट में बैठ के सारी रणनीति बनाते हैं। और कुछ उसी तरह का समीकरण नजर आया आपको लग रहा है जेडीयू और बीजेपी के बीच में। और बीजेपी ऐसा लग रहा है सीनियर एक टीम लीडर के तौर पे बीजेपी आई है इस बार। जेडीयू जिस तरह से पीछे गई है, क्योंकि पिछला इलेक्शन थोड़ा बहुत मैं भी फॉलो करता हूं मनीष जी, और तब मैंने देखा कि जेडीयू बड़े भाई की भूमिका में थी और अब बीजेपी ऐसा लग रहा है लीड कर रही है। और ये किस तरह से कई संकेत आप देख रहे हैं राजनीति के मैदान पर? जी, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं एनडीए को रुझानों के मुताबिक 121 सीटें, एमजीबी यानी महागठबंधन को 114, एलजेपी 0 यानी कि चिराग जलाने गए थे अपना चिराग, बुझ गया उनका चिराग, और अन्य के खाते में 8 सीटें जाती दिखाई दे रही हैं। पारुल, मैंने आपसे सवाल किया था, आपकी नजर में कौन होगा बिहार का बिग बॉस? मुझे लगता है चाहे आईपीएल हो, दैट मींस द इंडियन प्रीमियर लीग, या फिर इंडियन पॉलिटिक लीग हो, आज दोनों के लिए एक बहुत बड़ा दिन है एंड हम दोनों में कंफ्यूज है। वैसे दो मैं सपोर्ट दिल्ली को कर रही हूँ, लेकिन अभी भी मुझे थोड़े थोड़े मुंबई के चांसेस लग रहे हैं। यस, तो सेम इज विद द इलेक्शंस ओनली। यहाँ पे हम चाहे नीतीश की बात करें चाहे तेजस्वी सिंह की बात करें, जैसे कि नीतीश एकदम से हमने सुना था कि वोटिंग उनकी काफी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हो सकता है हम कुछ नहीं कह सकते। टॉस चाहे किसी ने जीता। पारुल, हमारे इस पैनल में एक ऐसा मेहमान बैठा हुआ है जिसके नाम हैट्रिक के लिए उनकी अपनी पहचान है दुनिया में, जिसने अपने कीर्तिमान स्थापित किए। ऐसे चेतन शर्मा जी हमारे साथ हैं। चेतन जी, नीतीश कुमार की हैट्रिक तो हुई, चौथी बार क्या लगता है आपको? जरूर होनी चाहिए। देखिए, मोदी जी का साथ है, मोदी है तो मुमकिन है, तो तभी हम दिल्ली को सपोर्ट कर रहे हैं। मोदी जी भी दिल्ली में बैठे हैं तो कोई चिंता नहीं है। तो आज दिल्ली ऑल द वे है, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, रुझान आने दीजिए। आप देखिए एनडीए जैसे जैसे समय बीतेगा एनडीए की सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ता चला जाएगा, तो उसमें मुझे कोई मतलब शंका नहीं है। हाँ, आईपीएल के मैदान में थोड़ा सा शंका ये है कि पहली बार दिल्ली उतरी है वहां पर, मतलब वहां पहली बार मुंबई के खिलाफ जो 4 बार के चैंपियंस हैं, कहते हैं ना नथिंग टू लूज एवरीथिंग टू गेन वाली स्थिति में दिल्ली कैपिटल्स है। तो लेट्स होप कि आज दुबई में भी दिल्ली का झंडा बुलंद रहे। बिहार में तो ऑटोमेटिकली दिल्ली का झंडा बुलंदी है, उसमें मुझे कोई डाउट ही नहीं है। जी चेतन जी, आपने अपनी राय दी। हमारी एक फैन बची हुई है मानवी, आपको क्या लगता है कौन बनेगा बिहार का बिग बॉस? वहां भी एक क्रिकेटर है, युवा नेतृत्व और नई पैकेजिंग है उसके पास, वो भी क्रिकेटर है। क्रिकेटर खेलने दुबई नहीं गया लेकिन बिहार की पिच पर खेलता रहा। हाँ जी, मुझे भी बिल्कुल लगता है कि एनडीए जीतेगी, क्योंकि जैसे ही राजीव जी ने कहा कि मुंबई रोहित शर्मा और नीतीश दोनों एक जैसे हैं, तो रोहित शर्मा आईपीएल की ट्रॉफी लेके जाने वाले हैं, तो बिहार की जो सरकार है वहां पे एनडीए का हक बनता है। जी मानवी, राजीव, मैं फिर आपके पास आता हूं। मेरे साथ राजनीतिक मेहमान हैं। जी हाँ, राजनीतिक मेहमान, क्योंकि आज भारत की राजनीति के लिए लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व कोरोना काल के बाद एक ऐसा चुनाव जिसकी मतगणना में इतना समय लग रहा है, एक ऐसा चुनाव, एक ऐसा जनादेश जिसकी मतगणना में 2 बार चुनाव आयोग को सामने आकर बताना पड़ रहा है कि आखिर पूरे नतीजे आने में, अंतिम नतीजा आने में अभी देर लगेगी। जी हां, इस पर चर्चा और बहस करने के लिए राजीव, मैंने आपके पैनल का इंट्रोडक्शन तो करा दिया, लेकिन मेरे साथ मेरे राजनीतिक मेहमान भी हैं। मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा। जी हां, आपके साथ इस समय चर्चा करने के लिए राजनीतिक विश्लेषक विवेक अवस्थी
और मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ेंगे। सुदेश जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है, मेरा सवाल आपसे है। सुदेश जी, बिहार में का बा, किसकी बहार बा? बिहार में विकास बा, विकास के वोट पड़ी इस बार। देखिए, आपको पता है कि इतना अभी तो देखिए हालांकि ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूं जो ट्रेंड है, इतना कुछ होने के बाद इतना नेगेटिव, क्योंकि आपको याद है कोरोना पर कोई भी सरकार कितना भी काम कर ले, लोगों को लगेगा कि कुछ और हो सकता था, क्योंकि कुछ लोगों की जानें गई हैं। और जब भी इतना बड़ा कोई महामारी होता है तो आप मान के चलिए कोई भी सरकार हो, कहीं ना कहीं कोताही होती है, तो सरकार पर ठिकरा फोड़ा जाता है। इसके बावजूद देखिए ये एनडीए गठबंधन इतना अच्छा कर रही है और इसके लिए बधाई की पात्र है। सुदेश जी, बधाई के पात्र हैं। सुदेश जी, आज सुबह से लगातार हम लोग एक एक सीट का विश्लेषण, सुबह 6 बजे से लेके 13 घंटे हो गए, 7 बज चुके हैं, एक एक सीट पर जब हम चर्चा कर रहे हैं और रुझान ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो आज हमने सियासत के तमाम मेहमानों को देखा, आंकड़े जिस तरह से ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो उनकी बातें भी शेख चिल्ली की तरह होती रही, अपनी अपनी शेखियां बगाड़ते रहे कि हमारे इस काम के कारण हमको मिल रहा है, हमारी सरकार बन रही है। लेकिन आप सच कहें तो धड़कनें अभी थमी सी दिखाई देती हैं और आपके चेहरे पर सरकार बनने का उत्साह भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए मनीष जी, ये बात है, क्योंकि बोलते हैं ना दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है, तो ऐसा हमारे साथ हो चुका है। हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं, शुरू से ही टेलीविजन चैनल पर भी और पहले भी जब डिबेट हो रहा था हम यही बोलते थे कि एनडीए को इसलिए बहुमत मिलेगा क्योंकि एस्पिरेशनल बिहारी आज के दिन विकास चाहता है और विकास के चेहरे के रूप में वो दो व्यक्ति को देखता है, नीतीश जी को बिहार में देखता है, मोदी जी को पूरे राष्ट्र में देखता है, और मोदी जी के विजन को ही नीतीश जी इंप्लीमेंट करेंगे, ये भी बात हो चुकी है। तो बिहार को एक बार ऐसा मिलना चाहिए कि बिहार देखे 5 साल में क्या हो सकता है, विकास की गंगा वहां बहेगी, और इसीलिए हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि अंततोगत्वा एनडीए को ही मेजोरिटी मिलेगी और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। जी हाँ सुदेश जी, लेकिन आज एक और खास बात देखने मिली, मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं। मनोज लाल दास साहब, आप जदयू के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, और बेबाकी और बड़ी तलखी के साथ आप लगातार टीवी चैनलों पर आते रहे। मेरे साथ राधिका खेड़ा, कांग्रेस की प्रवक्ता। जी हाँ राधिका, क्या लगता है आपको? सांसें थमी हुई हैं, नतीजे आने बाकी हैं, कुछ भी हो सकता है, फोटो फिनिश जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, नेल बाइटिंग एंड, कट थ्रोट। देखिए, बिहार में बदलाव की बयार है और बदलाव तो तय है, और बदलाव यही होगा कि महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे। सिर्फ 5 सीटों का देखिए, यहाँ पे 5 आपके सामने बैठे बैठे मैं देख रही हूँ कैसे कैसे सीटें महागठबंधन की बढ़ती जा रही हैं जब से मैं ज्वाइन करी हूँ यहाँ पे, और ये गैप बहुत ज्यादा था अगर आप देखेंगे सुबह से, और जैसे जैसे टाइम कम हो रहा है और हम रिजल्ट की तरफ पहुंच रहे हैं, महागठबंधन की सीटें बदल रही है। सच्चाई ये है कि 15 साल के कुशासन से बिहार की जनता परेशान थी, और सच्चाई ये भी है कि किस तरीके से धर्म को लाके चुनाव को धर्म पे, जाति पे ले जाने की भाजपा ने पुरजोर कोशिश करी, ताकि जो उनकी विफलताएं हैं, चाहे कोरोना हो, इकोनॉमी हो, उन सबसे ध्यान भटकाया जाए, और उसका बखूबी काम ओवैसी साहब ने किया। राधिका जी, मैं आपसे बिल्कुल निष्पक्ष होकर बात कर रहा हूं। मैं आपसे चाहूंगा आप दिल पर हाथ रखकर कहें, कांग्रेस का प्रदर्शन संतोषजनक है आपको लगता है? देखिए, आप कांग्रेस के सिर्फ अकेले प्रदर्शन को या सिर्फ आरजेडी के प्रदर्शन को नहीं देख सकते। विश्लेषण होगा तो पूरा होगा राधिका जी, विश्लेषण होगा तो पूरा होगा। कई सीटों पे कांग्रेस का भी इन्फ्लुएंस आरजेडी को मिला है और कई सीटों पे आरजेडी का इन्फ्लुएंस कांग्रेस को मिला है। ये मिल के जीते हैं। आप कहें कि कांग्रेस का प्रदर्शन बुरा था या आरजेडी का प्रदर्शन अच्छा है या एक पार्टी एक को पीछे लेकर गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सच्चाई आपकी स्क्रीन पे है कि महागठबंधन में लोगों ने बताया है, और फर्क बहुत कम है। अभी जो सीटों का भी गैप है, क्योंकि 500,000 से के बीच में कई तो सिर्फ 80 या 90 वोटों का फर्क है, जैसे हम देख रहे हैं। तो ये बिल्कुल ही कहना गलत होता है कि कांग्रेस ने अच्छा नहीं करा। क्यों? ये जो सीटें आरजेडी जीती, क्योंकि पूरे बिहार ने महागठबंधन को वोट दिया है, कांग्रेस और आरजेडी को मिलकर एक वोट दिया है, जब पूरे बिहार ने एनडीए और नीतीश। लेकिन आपको पता है राधिका जी,
राधिका जी, मुझे पता है आप लगातार सुबह से हो सकता है अलग अलग चैनलों में भी आप प्रवक्ता के रूप में बैठी होंगी, लेकिन मैं आपको बताऊं सुबह से हम भी विश्लेषण कर रहे हैं। लगातार 13 घंटे हो गए और विश्लेषण जारी है। हमने जो पाया वो ये पाया कि आप बैक सीट पर हैं। अगर आप फ्रंट सीट पर होते तो आपके कारण दूसरों को आपकी उंगली पकड़कर चलना पड़ता, लेकिन आपकी स्थिति ऐसी है कि आपको दूसरों की उंगली पकड़कर लालटेन हाथ में थाम कर आगे बढ़ना है। राधिका जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हमारे साथ विवेक अवस्थी जी हैं। विवेक जी से भी संपर्क नहीं। विवेक जी, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है। विवेक जी, मेरा सवाल आपसे जो मैं राधिका से पूछ रहा था। जी, आपकी बुलंद आवाज आ रही है मेरे पास। जी, बहुत बहुत आभार और साधुवाद आपका। मैं राधिका से जो सवाल पूछा विवेक भाई, मैं चाहता हूं कि इसका विश्लेषण आप करें। मैं ये कतई नहीं कह रहा कि आपकी भूमिका कांग्रेस वाली होगी, लेकिन एक राजनीतिक विश्लेषक के रूप में जो सवाल मैंने राधिका से किया, मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि कांग्रेस ये मानने को तैयार नहीं है। वो कह रही है कि हम साथ मिलकर लड़े, तो ये विश्लेषण करने की जरूरत नहीं कि हम कहां और आरजेडी कहां। उनका ये पर्सनल उनकी राय हो सकती है, लेकिन जब विश्लेषण किया जाता है तो एक पूरी चीज का, पूरे विषय का किया जाता है। पोस्टमार्टम किया जाता है तो पूरे एक विषय का किया जाता है। उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि जिस तरह की वो बात कर रही है वो मान्य नहीं है। सीधी सी बात है कि अगर महागठबंधन की सरकार किसी भी कीमत पे मनीष भाई नहीं बन पाती है, मेजोरिटी से दूर रहते हैं, तो साफ साफ ब्लेम उसका जो है वो कांग्रेस के ऊपर आएगा। ये लाजमी सी बात है। और वहीं पर अगर एनडीए सरकार बनाने से चूक जाती है तो सबसे बड़ा ब्लेम अगर किसी पे आएगा तो चिराग पासवान पे आएगा, क्योंकि वहां वोट कटुआ थे, स्पॉइलर थे। जी हां विवेक भाई, इस समय एक बड़ी खबर मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को। इस समय की बड़ी खबर है, महागठबंधन ने एनडीए को बहुमत के आंकड़े को छूने से रोक रखा है। पिछले 1 घंटे से लगातार जो नतीजे और रुझान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक एनडीए बहुमत के आंकड़े से अभी भी दूर है। इस सूरत में मेरे साथ कुछ और मेहमान जुड़ चुके हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। सुनीत चोपड़ा साहब, जी हां, 6 दशक से ज्यादा का सियासत का अनुभव, आपने राजनीति को पनपते देखा। सुनीत जी, मैं आपके पास आऊंगा। इस समय की बड़ी खबर, महागठबंधन ने 115 के बाद खुद के साथ साथ बहुमत के आंकड़े को छूने के लिए एनडीए को रोक रखा है। 116 पर महागठबंधन और एनडीए 119 पर। इस वक्त की बड़ी खबर, और सीधे मैं आपको लिए चलता हूं पटना, जहां पर हमारे सहयोगी राकेश कुमार सिंह 10 सर्कुलर रोड यानी कि तेजस्वी यादव के घर के बाहर हैं। राकेश, आज सुबह से लेकर अभी तक लगातार वहां पर माहौल ऊपर नीचे होता रहा। दफ्तरों में नेताओं के घरों के सामने भीड़ जुटती थी और आंकड़े देखकर छट जाती थी। अब क्या माहौल है बताइए, और तफसील से बताइए कि वहां पर आखिर अब लोग क्या कह रहे हैं। देखिए मनीष जी, 10 सर्कुलर रोड के बाहर का दृश्य है। यहाँ पर जिस तरह से जो टैली में अप और डाउन हो रहा था, यहाँ पर लोगों की धड़कनें, जो राजद के समर्थक थे उनकी धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी। यहाँ पर जैसे ही टैली में बढ़ोतरी होती है, लगातार जो है राजद के कार्यकर्ता यहाँ नारेबाजी करने लगते हैं। और अंदर जो कि मनोज झा हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं राजद के, वो हर एक घंटे पर बाहर आते हैं और जो समर्थक हैं उनसे अनुरोध करते हैं कि आप लोग शांति बनाए रखें, जीत जो हो महागठबंधन की होगी। साथ ही साथ उन्होंने एक गंभीर आरोप लगाया एनडीए पर, खासतौर पर सीएम नीतीश कुमार पर, कि कुछ अधिकारियों को फोन किया जा रहा है। लेकिन रही बात यहाँ के जो वस्तु स्थिति की, ग्राउंड जीरो की, यहाँ पर आप देखिए, जिधर देखिए जो राजद समर्थक यहाँ पर लगातार बने हुए हैं। आप बताइए कहाँ से आए? हम लोग फतुहा से आए हैं, फतुहा विधानसभा से। क्या उम्मीद लेकर आए हैं? बिल्कुल, हम औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से आए हैं और वहाँ पर पूरा आरजेडी
पूरा महागठबंधन जीत चुकी है। वहाँ पर पूरा सफाया हो चुका है बीजेपी का, और मैं जीत का जश्न मनाने यहाँ पर आया हूँ। और बिल्कुल जिस तरह से धीरे धीरे स्ट्राइक रेट बढ़ रहा है। देखिए मनीष जी, ये औरंगाबाद 158 किलोमीटर की दूरी है, वहाँ से आए हैं यहाँ जश्न मनाने के लिए। आप बताइए। देखिए उम्मीद तो काफ़ी है, पहले से बहुत लोग पहले निराशा थी कि मतलब कि नहीं हो रही है, लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की सरकार बनेगी। और पहले से काफ़ी जो एजुकेशन। अच्छा आप बताइए कहाँ से हैं? विक्रम से हैं हम, और इस बार एकदम तेज रफ्तार से गाड़ी चल रहा है। रफ्तार से चल रहा है। राकेश, मनीष जी, राकेश क्या इनको पता है? राकेश इनसे पूछिए, क्या इनको पता है कि नतीजे देर रात तक आएंगे? पता है कि नतीजे देर रात तक? जी देर रात तक आएंगे। और आप लोग यहाँ जमे रहेंगे? जी बिल्कुल जमे रहेंगे हम लोग। हाँ, अगर नतीजे देर रात तक नहीं आनी होती तो इलेक्शन कमीशन ये मैसेज नहीं स्प्रेड करता। तो मैंने आपको क्या उम्मीदें हैं? सर उम्मीद हमें क्या, पूरी मीडिया कर्मी को उम्मीद है। अगर उम्मीद नहीं होती तो आज ये आपका जो न्यूज चैनल है यहाँ नहीं होता। आप धोनी की बात कर रहे थे? बिल्कुल धोनी की बात कर रहे थे। धोनी की इसलिए बात कर रहे थे कि जब भी इंडिया मैच लूज करने के पोजीशन में होता है तो धोनी आकर उस मैच को निकालता है। इस बार तेजस्वी की उम्मीद बिल्कुल कंपैरिजन किया गया है मिस्टर धोनी से, बिकॉज जब भी नीतीश कुमार ने अग्रेसिव स्टेटमेंट दिया, इन्होंने कभी भी उसका उलट जवाब नहीं दिया। राकेश मेरा सवाल आपसे है। एक तरफ आत्मनिर्भर एनडीए, आत्मनिर्भर बीजेपी आगे बढ़ती हुई, दूसरी तरफ मनोज झा एक एक घंटे में आकर आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ाते हैं। मैं पूछना चाहूंगा, राकेश कुमार सिंह की नजर में क्या होने वाला है बिहार में? देखिए मनीष जी, जिस तरह से आपने देखा था कि जब आपके साथ चर्चा में हम लोगों ने हिस्सा लिया था तो ग्राउंड जीरो की स्थिति आपको बताया था कि यहाँ पर कड़ी टक्कर है, लेकिन इस तरह की टक्कर हमें भी उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये जरूर है कि क्योंकि यहाँ पर राजद के समर्थक हैं और भारी संख्या में है, लेकिन जो टक्कर है, अब कोई 1 घंटे 2 घंटे में कौन बाजी मारेगा, ऊंट किस करवट बैठेगी, उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं मनीष जी कि स्थिति क्या होने जा रही है। जी राकेश, हम लगातार आपके पास आते रहेंगे। और पटना में 1 अणे मार्ग और 10 सर्कुलर रोड, ये 2 ऐसे पते हैं जिस पर सबकी निगाहें टिकी हैं कि आखिर लालटेन जलेगी कहां, और लालटेन जलेगी तो उससे बिहार प्रकाशित होगा क्या। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर रुझानों में महागठबंधन 116 सीटों पर आगे, केवल 3 सीटों का अंतर। एनडीए 119 पर और बहुमत के आंकड़े से पिछड़ता हुआ एनडीए। इस वक्त की बड़ी खबर, महागठबंधन 1-1 सीटें आगे बढ़ते हुए और एनडीए 1-1 सीटें कम होते हुए। इस वक्त की बड़ी खबर। जी हाँ, इस बड़ी ब्रेकिंग के साथ अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मेहमानों का पैनल बना हुआ है, मुझे सुनीत चोपड़ा साहब और मनोज लाल दास साहब के पास भी जाना है। नीतीश कुमार से मिलने पहुंच रहे हैं बीजेपी नेता सुशील मोदी, नीतीश से मिलने पहुंचे, साथ ही संजय जायसवाल, नित्यानंद राय के भी साथ होने की जानकारी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे बीजेपी नेता भूपेंद्र यादव, जिन पर जिम्मा है बिहार में एनडीए का परचम लहराने का, वो नीतीश कुमार से मिलने भूपेंद्र यादव, संजय जायसवाल, सुशील मोदी, बीजेपी के बड़े आला नेता नीतीश कुमार से मिलने और रणनीति बनाने नीतीश कुमार के घर यानी 1 अणे मार्ग पहुंच रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, आपके टीवी स्क्रीन पर एनडीए को 120 सीटें, महागठबंधन को 115। महागठबंधन की बढ़ती सीटों के रुझान से एनडीए के बहुमत के आंकड़े के छूने को रोक रखा है। बिहार की राजधानी पटना में हलचल तेज। जी हां, पटना से लेकर दिल्ली तक हलचल तेज है कि आखिर कौन होगा बिहार का बिग बॉस। लेकिन इस बीच मनोज सिन्हा, जो लगातार हर घंटे में बाहर आकर अपनी बात कह रहे हैं, आत्मविश्वास से कह रहे हैं कि सरकार बनेगी तो महागठबंधन की बनेगी। क्या कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं।
2 मिनट बोलने दो। अरे बाबू चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, बोलने दो। 5 मिनट चुप हो जाओ, 5 मिनट। अरे 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, फिर पूछिएगा। स्थिति बदली हुई नहीं, बदलाव की ओर है, ये बात तो स्पष्ट तौर पे कहूँ। आप आंकड़ा देख लीजिए, बराबर बराबर का आ रहा है, सब लो मार्जिन है और हमारा स्ट्राइक रेट सबसे बेहतर जा रहा है। ये तो मैं कह रहा हूँ साफ तौर पे। सियासत वाली पिच पर मनोज झा का ये कहना है कि हमारा स्ट्राइक रेट बेहतर जा रहा है, यानी हमारी बल्लेबाजी दूसरों से बेहतर है। जी हाँ, मेरे साथ मेरे सहयोगी आदित्य नायर, जी हाँ आदित्य नायर जुड़े हैं। आदित्य से बात करने के बाद हम चलेंगे मेहमानों के पास। मेहमानों में मेरे पास सुमित चोपड़ा साहब, सुनीत जी के पास मैं नहीं आया हूं, लेकिन इससे पहले कि सुनीत जी और मनोज लाल दास साहब, मैं आदित्य नायर के पास चलता हूं। आदित्य, आखिर किसके तेज से जगमगाएगा, किसके आदित्य की किरणें बिहार को जगमगाएंगी? जी बिल्कुल, यही सबसे बड़ा सवाल है। मैं अभी बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में खड़ा हूँ जो नई दिल्ली में, और मैं आपको ये दृश्य दिखा दूं कि यहाँ पे जो समर्थक है, बीजेपी के जो सपोर्टर्स हैं, जो कार्यकर्ता है, उनकी अगर हम माने तो उनका कहना यही कि बीजेपी ही सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनेगी। पर पिछले अगर 1.5 घंटे में हम जो रुझान है उसको देखें तो यही पता लग पा रहा है कि 126 और 111 के आसपास चल रही थी एनडीए, 126 के आसपास थी। अब जो है उनके लीड कहीं ना कहीं कम होगी, 120 के आसपास हो गई है। महागठबंधन के जो लीड है वो बढ़कर 115 के आसपास पहुंच चुका है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये कि जैसे कहा जा रहा था कि अपने कैमरामैन से कहें कि आपके पीछे क्या हो रहा है, इसका नजारा दिखाएं, और कौन बड़े नेता आने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं या पहुंच गए। जी, मैं कैमरामैन से कहता रहूंगा कि आपको नज़ारे आसपास के दिखाते रहे कि यहाँ पे कितने सारे सेलिब्रेशंस ऑलरेडी चल रही हैं। लोग कितने यहाँ पे तैयार होके बैठे हैं कि जैसे हो पाए वो, जैसे ही यहाँ पे रिजल्ट अनाउंस हो वो अपने यहाँ पे जो सेलिब्रेशन है शुरू करें। आप देख पाएंगे ऑन स्टेज आदेश गुप्ता जो है, जो दिल्ली बीजेपी प्रेसिडेंट है, वो यहाँ पहुंच चुके हैं। हर्षवर्धन जो है, डॉक्टर हर्षवर्धन ऑलरेडी बीजेपी हेडक्वार्टर से पहुंच चुके हैं, पर वो बाहर यहाँ पे आए नहीं है। जितने भी यहाँ समर्थक हैं उनसे नहीं मिले हैं। बात अभी बार बार यही उठ रही है कि आरजेडी वोट जितने भी खा रही है वो जेडीयू के खा रही है। तो जैसे जैसे कांग्रेस अगर महागठबंधन को थोड़ा पीछे खींच रही है तो जेडीयू एनडीए के अलायंस को कहीं ना कहीं पीछे खींच रही है। तो बात एंड में यही आती है कि क्या हंग पार्लियामेंट होगा किसी एक। जी आदित्य, आज सुबह से हम भी यही नजारे देख रहे हैं। आंकड़े जैसे ही ऊपर नीचे होते हैं तो कार्यकर्ताओं की जो हलचल है वो दफ्तरों में बढ़ जाती है। जी हाँ, खुशी का माहौल लगने लगता है, कोई लड़ी लगा देता है, दिवाली का माहौल है। लेकिन अभी भी ये तस्वीर साफ नहीं है कि आखिर किसकी बनेगी सरकार। लेकिन इन पूरे चुनाव में लेफ्ट का प्रदर्शन बेहतर कहा जा सकता है। मेरे साथ सुनीत चोपड़ा साहब हैं। सुनीत जी, कीप लेफ्ट इज डूइंग वेरी गुड। इट इज। आप सोच लीजिए, विभूतिपुर की सीट वो लोग 42,000 की मार्जिन से जीते हैं। अभी जेएनयू के स्टूडेंट लीडर जो थे वो जीत गए हैं पालीगंज को, और सीपीआई की 2 सीट्स की मेरे पास न्यूज है अभी। तो कोई 14 सीट लेफ्ट जीता है, और ये 14 वो सीट्स हैं जो कभी बिकेंगी नहीं। सो इसका मतलब है कि एक तरह से एक स्थायित्व आ गया है इलेक्शन में। ये सिर्फ रुकावट नहीं है, ये स्थायित्व है, क्योंकि जनता ने बहुत कुछ ऐसा देखा है जो मैं उम्मीद करता हूं कि दोबारा कहीं भी हिंदुस्तान में ना देखा जाए। जैसे कि हमने देखा कि कैसे बेचारे मजदूर, उनको ना ट्रेन दी गई, ना उनको बस अलाउ की गई, पैदल आए घर, मरते आए। मैं उम्मीद करता हूं कि बिहार की जनता वो यात्रा को कभी ना भूले। सुनीत जी, बिहार के नतीजों को देखकर ये कहा जा सकता है कि इसकी आज बंगाल तक पहुंचेगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या यही समीकरण कांग्रेस और वाम दल मिलकर बंगाल चुनाव में लड़ सकते हैं?
मेरी समझ है कि जो आपका महागठबंधन है उसने एक बड़ी अच्छी चीज की है। उसने एक व्यापक एकता कायम की जो CPI-ML से लेके RJD तक है। उसका मतलब है कि उसने जनता की एकता कायम की, जबकि दूसरी तरफ हम देख रहे हैं ओवैसी भी लगा दिया, LPJ भी लगा दिया, अपने ही लोगों को काटने के लिए लोग लगाए गए। तो ये टुकड़े टुकड़े गैंग जो है इसने बिहार का नुकसान किया है। कोई मनोज लाल दास साहब भी हैं। मनोज जी, आखिर ऐसा क्या हो गया? अंत भला तो सब भला, लेकिन भला होता दिखाई नहीं दे रहा। रहा है ये तो भला की ही ओर जा रहा है। बार बार आप खुद बता रहे हैं कि कई जगहों पर टक्कर है 200, 250, 500 के भीतर में। तो हम जो उस स्थिति पर पहुंचे हैं तो यहाँ पर अब तो समय तो थोड़ा लगेगा ही, और 1 घंटा के भीतर जो है हम पूरी तरह से चले जाएंगे। देखिए, कांग्रेस महागठबंधन वाले ने तो अपनी हार स्वीकार कर लिया, उसी समय स्वीकार कर लिया जब उसने EVM पर आरोप लगा। क्या वाकई उसी समय उन्होंने स्वीकार कर लिया जब। मनोज जी, आप कह रहे हैं कि 1 घंटे में तस्वीर साफ हो जाएगी, नतीजे आ जाएंगे। इलेक्शन कमीशन कह रहा है देर रात लगेगी। क्या वाकई आपकी रिटर्निंग ऑफिसर से बात चल रही है? देर रात लगेगा? मैंने मेरा कहने का मतलब ये है कि 1 घंटे के भीतर जो आप उसको देख रहे हैं, रुझान पर जो कर रहे हैं, वो रुझान पूरे क्लियर के साथ सामने चला आएगा। और रिटर्निंग अफसर से इसमें आप क्या बात कर पाइएगा? रिटर्निंग अफसर पर ये तो देखिए, आरोप लगाने के लिए तो आप कहीं पर भी कुछ आरोप लगा सकते हैं, बिना आरोप लगाना सबसे आसान होता है, और खासकर सियासत में तो ये बहुत सहूलियत का काम माना जाता है। सुदेश वर्मा जी हमारे साथ है। सुदेश जी, आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू चला, देश के मुद्दे, राष्ट्रवाद के मुद्दे काम कर गए आपके लिए, लेकिन नीतीश के किए काम, एंटी इनकम्बेंसी साफ दिखाई दी उनके लिए। चोपड़ा जी की बात को बता दूं, कार्ल मार्क्स और माओ को छोड़कर जातिवाद और करप्शन को पकड़ने के बाद ये कुछ सीट जीत पाए हैं। ये इनकी अगली राजनीतिक रास्ता को दिखाएगी। तो अलग अलग पार्टी जो बंगाल तक जाएगी, जो बंगाल तक जाएगी। सुदेश जी, सब लोग मिल जाए, एक बड़े व्यक्ति के नेतृत्व में आ जाए, पार्टी ज्वाइन कर ले। क्या रहा? लेफ्ट का रहा क्या? कास्ट से कंप्रोमाइज कर लिया, चढ़ गए करप्शन के ऊपर, अब कुछ बचा नहीं। मार्क्स छोड़ दिया, माओ छोड़ दिया, तो आप खत्म हो गए। सुदेश जी, आपको नहीं लगता जिस तरह से जश्न की तैयारी हेडक्वार्टर में हो गई है, या जिस तरह से वहां पर बड़े नेता पहुंच रहे हैं, अभी आंकड़ों का पता नहीं कि आप बहुमत छू पाएंगे या नहीं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि थोड़ी जल्दबाजी हो रही है, जैसा 2015 में हुआ था? लड़ी लगा दी गई थी लेकिन फट गई। नहीं, कोई बात नहीं। देखिए, तो ये राजनीति है और कार्यकर्ता लोगों का उत्साह होता है, आपको पता ही है। और निश्चित ही हम तो अभी भी सुदेश जी, मैं केवल दिल्ली के बीजेपी दफ्तर ही नहीं, मैं आपको लिए चलता हूँ वो पटना के बीजेपी दफ्तर, वहाँ का हाल बता रही है मेरी सहयोगी बरखा शर्मा। इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आपको लग रहा होगा कि हर पार्टी ये सोच के कहीं ना कहीं बैठी हुई है कि जीत उसी की हो रही है, लेकिन बीजेपी की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। एनडीए यहाँ पर जीत दर्ज करती हुई नजर आ रही है, और आप देखिए उत्साह यहाँ पर कितना ज्यादा है। जो महिला कार्यकर्ता है बीजेपी की, वो यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए नारेबाजी और उसी के साथ साथ जश्न का पूरा माहौल यहाँ पर। देखिए, इलेक्शन कमीशन की ओर से कहीं ना कहीं स्पष्ट जरूर किया गया है कि अभी रात तक का इंतजार करना होगा, लेकिन ढोल नगाड़ों की जो थाप है उसमें कोई कमी नहीं है। जो कार्यकर्ता उनसे थोड़ी सी बात भी हम यहाँ पर कर लेते हैं। तो जीत एकदम पक्की मान ली, इलेक्शन कमीशन ने कहा है थोड़ा इंतजार कर लीजिए, लेकिन नहीं, सबसे बड़ी पार्टी और जीत पक्की। देखिए, सबसे बड़ी पार्टी बनकर हमारी पार्टी उभरी है, इस बात का हम जश्न मना रहे हैं। और सरकार तो अपनी ही बनेगी। सरकार आपकी बनेगी? चलिए ठीक है, एनडीए की सरकार बन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बन रहे हैं? देखिए, वो कुछ चीजें हैं जो कि शीर्ष के नेतृत्व को तय करना होता है। मैं बहुत छोटी सी कार्यकर्ता हूँ भाजपा की, बस महिला मोर्चा की प्रवक्ता हूँ, इसलिए इस बात का जवाब मैं नहीं दे सकती हूँ। इस बात का जवाब आपको पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से ही मिल सकता है। चलिए ठीक है, जो खुशी है, देखिए शीर्ष नेतृत्व पर यह सवाल यहाँ पर जरूर डाला जा रहा है, लेकिन जो जोश है
उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी इसी बीच बीजेपी नेताओं ने यहाँ पर की है कि जो ये पूरी जीत यहाँ पर दर्ज की जा रही है, उसमें ज्यादा से ज्यादा हाथ जो है वो बीजेपी का है, पीएम मोदी का है। और क्या वाकई में ये मैजिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चला है या फिर नीतीश कुमार की जो आखिरी एक अपील यहाँ पर रही थी वो कारगर साबित हुई। लेकिन बीजेपी दफ्तर में हम मौजूद हैं, तस्वीरें यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं और ये जश्न देखिए लंबा चलने वाला है यहाँ पर, क्योंकि और उसी के साथ साथ देखिए ये जश्न लंबा जाहिर तौर पर यहाँ चलेगा और आप कुछ ही वक्त और जब इंतजार करेंगे तस्वीर बिल्कुल पूरी तरह से स्पष्ट जरूर हो जाएगी। लेकिन उसी के साथ साथ सवाल बहुत सारे यहाँ पर हैं, क्योंकि अब क्या वाकई में किसी तरह का कोई बदलाव देखने को मिलेगा? क्योंकि जिस तरह के बयान यहाँ पर सामने आए बीजेपी के नेताओं की ओर से, उन्होंने कहीं ना कहीं संशय खड़ा कर दिया है कि मुख्यमंत्री का चेहरा एनडीए के लिए कौन होने वाला है। लेकिन जब सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी यहाँ पर बन रही है तो जोश होना, इतना ज्यादा उत्साह होना तो लाजमी हो जाता है। और शायद यही वजह है कि जो कार्यकर्ता हैं वो इस तरह से ढोल नगाड़ों के थाप पर जश्न मना रहे हैं, उत्साह में नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज के साथ में बरखा शर्मा, इंडिया न्यूज, पटना। देखिए, आपने देखा बरखा की रिपोर्ट, ये बीजेपी दफ्तर का हाल था। जी आप बरखा आपको बताएंगी कि आखिर आरजेडी के दफ्तर में, क्योंकि आंकड़े बिल्कुल आसपास हैं, एक साथ आसपास खड़े हैं, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे। आइए आरजेडी के दफ्तर का क्या नजारा है, बरखा शर्मा बताएंगी। आरजेडी दफ्तर की जो तस्वीरें हैं, देखिए आरजेडी दफ्तर की तस्वीरें देख लीजिए जरा आप। यहाँ पर शोर, सारे के सारे जो सपोर्टर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ पर जुटे हुए हैं और एक बड़ी सी स्क्रीन पर यहाँ पर बाकायदा जो चुनावी नतीजे हैं उनको यहाँ पर देख रहे हैं। और आप खुशी देखिए, शोर देखिए, जश्न देखिए, उत्साह देखिए। आप जीतते हैं, मतलब ये जो पूरा का पूरा परिणाम है एक क्रिकेट मैच की तरह कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है। आप देखिए इतना ज्यादा उत्साह है कि आखिर ओवर तक जो एक पूरी दिलचस्पी यहाँ पर मैचेस की होती है वो बनकर रह गई है। हर एक पार्टी जो है वो ये दावा कर रही है कि जीत जो है वो हमारी होगी। महागठबंधन कह रहा महागठबंधन की जीत होगी, एनडीए कह रहा उसकी जीत होगी और जो कांटे की टक्कर है वो बराबर यहाँ पर जारी है। तस्वीरें एक बार फिर देख लीजिए आप, ये शोर और ये उत्साह ये तेजस्वी के लिए है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और उसी के साथ साथ बिहार की जो अब भविष्य है बिहार का उसको बदलने वाले हैं, युवाओं का भविष्य बदलने वाले हैं, महिलाओं का, पूरी जनता का भविष्य यहाँ पर बदलने वाले हैं। ये मानना है यहाँ पर मौजूद तमाम उन समर्थकों का जो यहाँ पर तेजस्वी का समर्थन पूरे चुनाव में यहाँ पर करते रहे। और एक बार फिर से वही तस्वीर दिखाती हुई ये भीड़ है, देखिए। लेकिन जिस तरह मैंने जिक्र किया कि एक मैच की तरह पूरा का पूरा ये इलेक्शन अब होता जा रहा है, लेकिन इस मैच की आखिरी बॉल पर छक्का मारकर जीतने कौन वाला है इस पर निगाहें लगातार हमारी बनी हुई है। कैमरा पर्सन पंकज के साथ में बरखा शर्मा, इंडिया न्यूज, पटना। जी हाँ, नतीजों को लेकर सुबह से लेकर अभी तक नारे भी हैं, नखरे भी हैं और नाटक आपने देखा कि किस तरह से जारी है। मेरे साथ मेहमानों का पैनल बना हुआ है, राधिका खेड़ा। राधिका जी, मेरा सवाल आपसे है। जी हाँ, आपने देखा कि कशमकश, धड़कने ऊपर नीचे, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस के लिए संगठनात्मक तौर पर आत्मचिंतन का वक्त आ गया है? ये आत्मचिंतन तो हमेशा जरूरी है। जब भी आप चाहे जीते या हारें, जो भी नतीजा हो, हर चुनाव के बाद आत्मचिंतन किया जाता है कि और बेहतर कैसे किया जा सकता है। और मैं अभी भी एक बात दोहराऊंगी, अभी भी 1 करोड़ के करीब वोटों की गिनती रह गई बाकी है। अभी भी हम देख रहे हैं कभी स्क्रीन पे कुछ बढ़ता है, कुछ घटता है। थोड़ा आराम से, अभी धैर्य से हमें नतीजे देखने की जरूरत है। और ये बात तो कटु सत्य है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनने वाली है। जिस तरीके से हमने जब शाम को में डिबेट पे बैठना शुरू हुई थी तो महागठबंधन 90, 95, 96 पे थी, करते करते 115, 116 पे तो आ गए। राधिका जी, ये सत्य कटु नहीं हो सकता। तब तक हम राधिका जी, अगर महागठबंधन की सरकार बनने वाली है तो ये सत्य कटु नहीं हो सकता, मीठा सत्य है ये। कटु सत्य, लेकिन ये एनडीए के लिए और जो सब लोग काफी मीडिया के लिए भी है, बहुत ऐसे चैनल है जो इस बात का गम भी मना रहे होंगे, लेकिन और उन सब के लिए भी है जो अभी से तैयारी कर रहे हैं। इसलिए कहते हैं ना, हमारे हिंदू धर्म में, हमारे कल्चर में कहा जाता है कि जब तक कोई चीज होती नहीं है ना, उसके बाद उसका जश्न नहीं मनाना चाहिए।
और भाजपा पिछले 2-3 बार से ऐसा ही करते आ रहे हैं, वो पहले जश्न मना लेकिन रहे थे, आज सुबह से राधिका जी मैंने देखा है, राधिका जी आज सुबह से मैंने देखा है, दल राजनीतिक दल कोई भी हो, चाहे आपका दल हो चाहे कोई और दल हो, मैंने नेताओं को सुबह से आंकड़ों के आधार पर शेखी बगाड़ते देखा है। आप धैर्य और संयम की बात कर रही हैं। सुदेश जी आप छोटा कमेंट दें, फिर मैं विवेक अवस्थी जी के पास जाऊं। सुदेश जी की जो कविता है उस प्रिंसिपल पर भरोसा रखते हैं, न हार में न जीत में किंचित नहीं विचलित में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। हम राजनीति में रहने वाले हैं, कोई आज के नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि सरकार नीतीश जी के लीडरशिप पे बनेगी एनडीए की। हम आंकड़ों के बहुत क्लोज है। जो 200-500 के फिगर्स की आप बात करें, आपके फेवर में हो सकता है तो हमारे फेवर में भी हो सकता है। अगर हमने छक्का मारा तो सुदेश जी आज मंगल किसका होगा, मारेंगे तो नहीं पहुंचेंगे। सुदेश जी आज किसका मंगल होगा और मंगल किस पे भारी होगा ये अभी भी साफ नहीं है, इसमें वक्त लगेगा, देर रात होगी। विवेक अवस्थी जी छोटा सवाल छोटा जवाब, चिराग बुझाने गए थे खुद बुझ गए। चिराग बुझाने गए थे खुद बुझ गए, जीरो पे बोल रखे तो विलियम चले गए। जी मनोज जी अभी भी आप आश्वस्त हैं, सरकार आपकी बन रही है, लेकिन आप बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पा रहे रुझानों में, महागठबंधन ने रोक रखा है आपको। मनोज दास साहब के पास हम नहीं पहुंच पा रहे हैं। हमारे साथ सुनीत टंडन साहब हैं। जी हाँ सुनीत चोपड़ा साहब। सुनीत जी मेरा सवाल आपसे, कुल मिला के अगर नजर देखें तो आपसे मैंने सवाल किया था क्या बंगाल में आप कांग्रेस के साथ हाथ पकड़कर फिर एक बार ताल ठोकेंगे? जो भी हिंदुस्तान की जनता को एक सही राजनीति देने के लिए रास्ता होगा हम उसको अपनाएंगे। और मैं समझता हूं कि आज के हालात में जब देश के टुकड़े टुकड़े कर रही है हमारे देश की केंद्रीय सरकार, तो हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान की जनता को नीचे से इकट्ठा करके और जोड़ के हम सही रास्ते पे आगे ले जाएं। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है कि 1857 की लड़ाई जहां हुई थी बक्सर एरिया में, वहां से ही लाल झंडा उठ के आया है। जी सैकड़ों सालों की लड़ाई साम्राज्यवाद के खिलाफ बिहार में आज भी लड़ी जा रही है। सुनीत जी झंडा राष्ट्र का ऊपर रहे, ये हम सबकी कामना और मंगल कामना हमेशा से रही है। आज आप लोग जुड़े, लेकिन जाते जाते मैं ये कहना चाहूंगा कि इलेक्शन कमीशन के मुताबिक नतीजे आने में अभी और वक्त लगेगा। फूल के कुप्पा होने की अभी ऐसी कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती कि आखिर सरकार किसकी बनेगी। जाते जाते किस्सा कुर्सिका में मैं केवल यही कहना चाहूंगा, माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप।